कुछ बात बोली थी, मैं उसको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे को अगर ये लगता है कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई बोलने में, तो उसको सुधारना हमारा ही काम है आपस में। इन्होंने एक लाइन बोली कि हमको प्रूफ चाहिए और लिखित में प्रूफ चाहिए, चाहे मास्क का मसला हो, चाहे वैक्सीन का मसला हो, चाहे लोन का मसला हो, चाहे दूसरे चीजों का, हमको कानून चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर इन सारे मसलों पर जो सरकार चाहती है वैसा करना, जैसा वो मतलब जो प्लान कर रही है, अगर उस पर वो कानून बना दे, फिर आप मान लोगे? माना नहीं था आपने तो जबानी भी मान लिया था। मतलब फिर हमें मान लेना चाहिए। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, क्या हमें मान लेना चाहिए अगर कानून बना ही दे सरकार? क्योंकि जो भी आज तक सरकार ने किया है वो कानून के हिसाब से ही किया है मेरे दोस्तों, और बहुत शातिराना तरीके से किया है। जैसे रुपए वाले मसले पर जब हमारा रुपया खा गए ये लोग, तो उसको खाने के लिए इन्होंने एक नियम बनाया, एक कानून बनाया। उस कानून का नाम है कॉइनेज एक्ट 2011। वो कब पास हो गया, कब उस पर बहस हुई, कब पार्लियामेंट के सदस्यों के सिग्नेचर हुए, किसी को नहीं पता। पता आपको ये बात? किसी को नहीं पता कब साइन हुए। जानकारी आ रही है पब्लिक डोमेन में 2019 में। समझ रहे हैं आप बात? 2011 का कानून 12 में पास करके 19 में पब्लिक के डोमेन में वो बात आ रही है, और बात निकल के आ रही है कि ये तो पास हो गया पहले, और उस कानून की आखिरी कुछ लाइनें हैं जो पिछले 20 सालों में पास किए गए हर कानून की लाइनें हैं, स्पेशली पिछले 8 साल के। पिछले 8-9 साल जो गए हैं ना, इस 8-9 साल में कमाल का डेवलपमेंट हुआ है इस देश के अंदर। खेती के 3 कानून उठाकर देखो, नया हेल्थ बिल उठाकर देखो, बीज का कानून उठाकर देखो, नया ये चाइल्ड एक्ट, जो चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 2021 उठाकर देखो, कॉइनेज एक्ट 2011 उठाओ, या 3 तलाक उठाओ, या जितने मर्जी उठाओ। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप कोई कानून उठाओ, उन कानूनों में 3-4 भाषाएं आपको मिलेंगी जो कॉमन है, जो बहुत खतरनाक है। पहली कि इस मुद्दे पर फरियादी कानून की शरण में नहीं जा सकता। जैसे खेती के 3 कानून बने ना, उसमें यह लिखा हुआ था कि अगर किसी किसान को कोई दिक्कत है, उसका कोई डिस्प्यूट है जो कंपनी के साथ हो जाता है, तो वो कोर्ट में नहीं जाएगा, वो जाएगा एसडीएम के पास, और उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एडीसी के पास, और उससे भी नहीं हुआ तो कोई चक्कर नहीं है, उससे आगे नहीं जा सकता, वो कोर्ट में नहीं जा सकता। साथ में एक अगली लाइन लिखते हैं, वो अगली लाइन में कि यदि गलती से कोई कोर्ट में चले जाए तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, कोर्ट का अधिकार नहीं है उसको मतलब लेने का। यह आपने पढ़ा होगा। यही चीज हमारे दूसरे कानूनों में जहां जहां उन्होंने लपेटना था वो ले लिया। चाहे ये हाईवेज वाला कानून है, हाईवे के दोनों तरफ में जब उन्होंने वो उठाए ना, दुकानें उठाई, छोटी छोटी दुकानें उठाई और बैरियर लगाने स्टार्ट किए, बड़े बड़े बैरिकेड लगाने स्टार्ट किए पत्थर के, तब भी यही कहा। फिर एक और तीसरी चीज है सबसे बड़ी, जो इन सारे 9-10 साल के पिछले कानूनों की खासियत है, वो ये है, कोई भी कानून जो इस मौजूदा कानून के कॉन्ट्राडिक्शन में कभी भी कहीं भी है, पास्ट में कभी भी कोई कानून है, और इस कानून में और उस कानून के बीच में ये देखना हो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो ये वाला कानून प्रिवेल करेगा। मतलब ये वाला कानून ही ऊपर रहेगा, पिछले वाले सारे कानून खत्म। समझे?
कहानी समझ आई कुछ कि क्यों हुआ होगा? अब यहां जो बात मैंने संजीव जी की बात को जब मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया है, यहां जो मेरा मतलब है कहने का, कॉन्ट्राडिक्ट करने का, वो एक ही है, सिद्धांत पर समझौता नहीं करना है हमने। नियम कुछ भी हो सकता है सरकारों का, कानून कुछ भी हो सकता है सरकारों का, अगर वो हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ है तो हमें मंजूर नहीं होना चाहिए। और चूंकि हम मालिक हैं इस देश के, इसलिए हम अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। जब मैंने आपको बोला था इस ब्रेक से पहले कि हमारे लिए लड़ाई लड़ने का काम लिखित रूप में और कानून के सामने और अदालतों में अवेकन इंडिया मूवमेंट ने नीलेश ओझा जी की मदद से चालू किया, तो मैं आपको एक लाइन बताता हूं। अगर आप में से कुछ लोग अगर अवेकन इंडिया मूवमेंट की मीटिंग्स में आते रहे, मैं भी रेगुलरली आता था, पहले दिन से आजाद मैदान में भी मैं था, अगर आपको ध्यान हो तो। आप में से कौन कौन लोग थे आजाद मैदान में? आप थे ना? तो मैं वहां था और मैं हर मीटिंग में एक ही बात बोलता होता था, ये लड़ाई कानूनों से और कागजों से ऊपर जा चुकी है। आज आप कह रहे हो कि मास्क लगाने के ऊपर कोई कानून है तो दिखाओ, क्योंकि मास्क ना लगाना गैर कानूनी नहीं था, कोई कानून नहीं था कि मास्क अगर नहीं लगाओगे तो उसके लिए आपको फाइन किया जा सकता है। इसीलिए वो लोग पर्चियां काटते थे, दान की पर्ची थी, किसी की एसोसिएशन की पर्ची थी, कोई पुलिस के वेलफेयर के फंड्स थे या कोई दूसरे फंड थे, मतलब वो पैसा जो है वो व्यक्तिगत उनकी किसी एसोसिएशन में जाता था, जो आपसे चालान के रूप में 500 और 2000 रुपए का वसूला गया। उसी दौरान राजस्थान की सरकार देश की पहली सरकार बनी जिसने 2021 में कानून पास कर दिया कि मास्क ना लगाना गैर कानूनी है। मालूम है ये आपको? किसी को नहीं पता ना? चुपचाप कानून बना दिया। तो अब आप मान लोगे क्या उसको? तो हमारी लड़ाई होनी चाहिए। उन्होंने एक बड़ा गेम खेलते हैं ये लोग, और ये आपको 24 घंटे अवेयर रहने की जरूरत इसलिए है कि कभी भी ये लोग उस कानून को उसी टाइम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। वो कानून बनाकर छोड़ देते हैं और उसके 10 साल बाद 15 साल बाद इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल बताऊं? यूएपीए का नाम किस किस ने सुना है? यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, कब पास हुआ मालूम है? किसी को नहीं पता? 1965, 1965 में पास हुआ। उस कानून को इंप्लीमेंट कब किया गया मालूम है? पहली बार जेल कब हुई उस पे पता है? नहीं, 1975। कौन सा दौर था वो? इमरजेंसी का दौर था। यानी इमरजेंसी लाने से पहले 10 साल पहले कानून बनाया और 10 साल बाद उसका इस्तेमाल हुआ, क्योंकि उस टाइम आपको कागज चिट्ठा दिखा देंगे, सफेद चिट्ठा की ये देखो कानून बना हुआ है भाई, कानून के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। यूपीएसएसएफ कानून कब बना मालूम है? सुना भी नहीं आपने तो? 2017 या 2019 में बना। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उस कानून में क्या लिखा मालूम है? जो यूएपीए में लिखा हुआ है वही यूपीएसएसएफ में लिखा हुआ है। क्या बताता हूं आपको। यूपी में माननीय भोगी जी ने एक कानून बनाया, एक पूरी फोर्स बनाई, पुलिस फोर्स बनाई, जिस पुलिस फोर्स में उसने ये कहा कि उस फोर्स का व्यक्ति अगर उसको लगता है आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, केवल लगता है कि आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, तो वो आपको उठाकर ले जा सकते हैं बिना किसी गिरफ्तारी के वारंट के, बिना किसी सर्च वारंट के आपके घर में घुस सकते हैं और आपको फोर्सफुली उठाकर ले जा सकते हैं।
उसमें दूसरी लाइन क्या लिखी है, यूपीएसएसएफ को यह स्पेशल अधिकार है कि वो 6 महीने तक आपकी बेल ना होने दे, बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी, यानी कि कोर्ट में पेश ही ना करे तो भी चलेगा। समझे? तीसरी उस कानून के अंदर क्या लिखा हुआ है कि यदि वो बंदा 6 महीने के बाद बेल पर आ जाए और फिर कोर्ट में केस चले, और उस कोर्ट में केस चलने के बाद वो बरी हो जाए और वो बेकसूर निकले, तो वो उस अधिकारी को सम्मन नहीं कर सकता, उसके ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि जो उस अधिकारी ने किया वो गुड फेथ में किया, देश को बचाने के लिए किया था। और यदि गलती से वो उसको कोर्ट में पेश करने के लिए कोर्ट में अर्जी डाल भी दे, तो कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो उसका केस ले ले। गॉट इट? बढ़िया कानून है क्या? यूपी की जनता को पता ही नहीं है। उसमें सिर्फ इतना लिख दिया कि आपके देश में जो गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को रोकने के लिए उसने, मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बढ़िया, सरकार ने कानून बना दिया। तो यूपी के लोगों को बेचारों को पढ़ने की आदत ही नहीं है कानून, और आप तो बता रहे हो कि महाराष्ट्र के लोगों को भी नहीं है। भाई आप तो अपने आप, ये तो अवेकल लोग है ना, इनको भी नहीं पता ये कानून पास हो रहा। ठीक, अब एक दूसरा कानून बताते हैं, क्षतिपूर्ति कानून। किस किस को पता है? एक बस देखो, ये हो सकता है आपके महाराष्ट्र ने भी कर दिया हो पास, बड़ा अच्छा कानून है। वो कानून क्या कहता है, जैसे आज अभी जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग चल रही है और हम कह देते हैं, हमने ऐलान कर दिया कि 19 नवंबर को सुबह 10 बजे करनाल के हुड्डा ग्राउंड में 12 सेक्टर में हम लोग नस्ल बचाओ रैली कर रहे हैं और आप सबको वहां पहुंचना है अपने बच्चों को बचाने के लिए। अब आप पहुंचने के लिए चालू हो गए, बीच में कहीं झगड़ा हो गया या वहां पर सरकार ने तोड़फोड़ कर दी। आपने देखा होगा कई वीडियो जहां पुलिस वाले ही गाड़ियां तोड़ते हैं ना, पुलिस वाले ही गाड़ियों में आग लगाते हैं, जहां सरकार के ही लोग करते हैं, ताकि जो बदनाम है वो आंदोलनकारी हो जाए। मान लो कुछ ऐसा हो गया तो उस नुकसान की भरपाई, और सिर्फ उस नुकसान की नहीं, आपके आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने के लिए जितनी पुलिस फोर्स, उनकी गाड़ियां, उनका पेट्रोल डीजल, उनका टीए डीए, उनके खाने का खर्चा, और अगर कोई तोड़फोड़ हो जाए तो उस तोड़फोड़ की रिपेयरिंग, सरकारी नुकसान की भरपाई, सब आंदोलनकारियों से ली जाएगी। ये उसमें क्षतिपूर्ति कानून में लिखा हुआ है। अच्छा है ना? और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि यदि मान लेते हैं कि वो अन्य डाल के, तो किसी को भी डाल सकते हैं, अन्य लिख दो, अन्य में पुलिस के पास बड़ा अधिकार रहता है, जब चाहे जिसका नाम, की अन्य में यह भी था, जब कोई उछलने लगता है, हमेशा जब कोई आंदोलनवादी वारों के ऊपर जब कोई मुकदमा होता है तो अन्य जरूर लिखते हैं, और वो अन्य कौन होता है वो डिपेंड करता है कि नया नेता कौन पकड़ा है, वो अन्य होता है। इसी के अंदर अगली लाइन है कि आपसे जो जुर्माना वसूलना है, उस जुर्माने की जो वसूली है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पर होगी। अब किसी को लैंड रेवेन्यू एक्ट की नहीं पता है क्या आप लोगों को? लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पर कैसे होगी? अंग्रेजों को बनाया हुआ लैंड रेवेन्यू एक्ट है, जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन का काम जो वो करता होता था, महाजन जो उनके अपने बनाए हुए लोग थे वो करते होते थे। तो उनका काम क्या था कि जितना सरकार को पे करना है वो आपको पे करना पड़ेगा, चाहे घर में रखा अनाज बेचना पड़े, चाहे आपको अपना घर बेचना पड़े, यहां तक कि उस पैसे की वसूली के लिए आपको भी गिरवी रखा जा सकता है, आपके कपड़े जूते तक उतरवाए जा सकते हैं। ये उसमें लिखा हुआ है। मतलब उसमें एक लाइन में लैंड रेवेन्यू एक्ट लिख दिया और उसके बाद बाकी की चीजें लैंड रेवेन्यू एक्ट से उठा लो, आपको पता चल जाएगा। आपको पता चला इस बात का? कहीं नहीं पता चला।
तीसरा कानून पब्लिक हेल्थ बिल, किस किस को पता है? नहीं पता? पेंडेमिक ट्रीटी, ये तो पता है पेंडेमिक ट्रीटी है, पर ये नहीं पता क्या है। तो कैसे अवेयर लोग हैं हम, कैसे बताएंगे हम लोगों को? आपके लिए ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको इन कानूनों की भाषा पर गौर करना पड़ेगा। वही जो संजीव जी ने बोला, हम तो लिखित में मांगे, लिखित में दे रहे हैं तुमको कानून भाई, लिखित में कानून आ रहे हैं, ले लो ये कानून, चाहिए क्या? है ना भाई? जो भी आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है ये लिखित है, और क्योंकि आपने कोई विरोध नहीं किया इसका मतलब आप सहमत है सरकार से। सीधी सी बात है ना भाई? मैंने विरोध दर्ज कर दिया, मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन आपने तो विरोध दर्ज किया ही नहीं, कहीं पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, किसी को जाके ज्ञापन नहीं दिया, किसी को जाके खड़ा होकर के बोला नहीं कि मुझे तुम्हारा ये कानून नहीं चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि देश की जनता में तुम ही अकेले शाणे बन फिरे हो क्या? तुमको ही मालूम है क्या कि विरोध करने का? तुमको तो सरकार का विरोध करने से मतलब है, तुम तो देश, तुम चाहते नहीं हो देश में अमन कानून व्यवस्थित हो। वो जो यूएपीए का मैंने आपको बताया कि 65 में लागू हुआ और 75 में इस्तेमाल किया गया। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यूएपीए 2014 में सरकार बनने के बाद सरकार ने 15 या 16 में दोबारा से एक्टिवेट कर दिया। यूएपीए के अंदर कई सारे लोग अंदर गए हैं और 6-6 महीने रह करके आए हैं, जिसमें डॉक्टर शकील खान, जो आपने देखा होगा ना, डॉक्टर शकील खान यूपी का जो डॉक्टर था, जो बच्चों को बचाने के लिए काम कर रहा था। वहां एक अस्पताल के अंदर बच्चे मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, जो जाकर के लोगों को उनको बचा रहा था, उसको अंदर कर दिया गया था, 6 महीने बाद अंदर रहा हो। सुधा भारद्वाज का केस आपको मालूम होगा। आनंद कुमार का केस, जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के मतलब आवाज उठा रहे थे, बता रहे थे असलियत, लेकिन लोगों को नहीं मालूम। इस तरह के तमाम लोगों को उन्होंने एक हमारे वो हैं भरत गांधी, उनको उसी केस में कहीं भी किसी को भी लपेटने का काम वो लोग करते हैं। तो जो मैं अगली बता रहा था, अगला कानून पेंडेमिक ट्रीटी और पब्लिक हेल्थ बिल, उस पब्लिक हेल्थ बिल के अंदर तो कमाल के बातें लिखी हुई हैं। उसमें लिखा हुआ है, यदि सरकार के किसी व्यक्ति को लगता है, सरकार के किसी व्यक्ति को लगता है कि इस बंदे के घर में, कपड़ों में, बेड में, जानवर में, कहीं पर भी उसके घर में पालतू पशु हैं, उनमें वायरस हो सकता है, तो वो उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। अच्छी बात है, तो डिसइंफेक्शन तो अच्छी बात है, लेकिन उस कानून की शुरुआत में डिसइंफेक्ट करने की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, टू सैनिटाइज, टू किल, टू बर्न। मतलब वो खड़ी फसल को आग लगा सकते हैं, आपके घर को आग के हवाले कर सकते हैं अगर उनको केवल शक हो जाए। दूसरा, आपकी मर्जी के बिना आपका जो चाहे टेस्ट कर सकते हैं। आप कह दोगे जो चाहे टेस्ट कैसे कर सकते हैं? मेरा ब्लड सैंपल, मेरे फिंगरप्रिंट, मेरे बाकी डिटेल्स मेरी मर्जी के बिना नहीं ले सकते ना। डीएनए प्रोफाइलिंग एक्ट बन गया है, आपका डीएनए भी आपकी मर्जी के बिना वो ले सकते हैं। आप कहोगे ऐसे कैसे, मैं तो नहीं लेने दूंगा। तो उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रिवेंशन प्रोसीजर एक्ट, वो भी क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एक्ट, वो भी बन गया है। यानी आपकी मर्जी के बिना आपको क्रिमिनल बनाकर आपके सारे के सारे सैंपल सरकार लेके स्टोर कर सकती है ना? मजे की बात। और ये सारे कानून बनाए हुए हैं और हमको मालूम ही नहीं है, क्योंकि जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में संविधान के अंदर मौजूद कुछ प्रोविजंस का गुप्त रूप से लाभ उठा लिया गया है और वो हमको नहीं मालूम था, क्योंकि टेक्निकलिटीज में जाने के लिए हमारे देश की जनता के पास समय नहीं है। टेक्निकलिटीज क्या थी मैं आपको बताता हूं। 3 तरीके होते हैं कानून लाने के संसद के अंदर। पहला तरीका है, कोई भी सांसद बिल रखेगा सदन के पटल पर, हर सांसद को उसकी कॉपी मिलेगी,
वो सांसद जाकर के अपनी लोकसभा के अंदर जाकर के अपने अपने स्टेक होल्डर्स, अगर किसानों का बिल है तो किसान संगठन, अगर वो व्यापारियों का है तो व्यापारी संगठन, अगर वो स्टूडेंट्स का है तो स्टूडेंट संगठन, अगर वो आंगनवाड़ी का है तो आंगनवाड़ी संगठन, जिसका भी है उस संगठन से जुड़े हुए लोगों को बुलाएगा, उनको बताएगा, बिल की कॉपी देगा और बताएगा कि तुम ये बिल आने वाला है, बताओ इसमें से तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो लोग उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, उसमें जो अमेंडमेंट करना होगा वो लिख कर देंगे और वो लिखा हुआ सारा का सारा फिर वो अपने लोकसभा के सांसद को देंगे और वो जाकर के वहां देगा, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी में वो जाएगी, फिर वहां से अमेंडमेंट होकर के आएगा, फिर वो बिल दोबारा से रखा जाएगा, क्योंकि देश की जनता ऐसा चाहती है। तो वैसा ही कानून बनेगा। फिर वो जब पटल पर रखा जाएगा तो सत्ता पक्ष उसके बारे में अच्छी बात बताएगा कि ये बिल इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है, ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा, और विपक्ष बताएगा नहीं ये ऐसा भी कर सकता है, ये ऐसा भी कर सकता है, इसका ये नुकसान है। तो एक पक्ष उसके फायदे बताएगा, दूसरा पक्ष उसके नुकसान बताएगा, उसके बाद वोटिंग होगी, हर व्यक्ति वोट करेगा, गुप्त वोटिंग होगी, किसी को नहीं पता कि किसने किसकी तरफ वोट किया। ज्यादा सांसद अगर फेवर में होंगे तो बिल पास हो जाएगा, कम होंगे तो वापस चला जाएगा। पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में फिर बहस होगी, फिर वोटिंग होगी, अगर वहां भी पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास रिकमेंडेशन चली जाएगी और राष्ट्रपति उसको पास कर देगा। ये तरीका है नॉर्मल प्रक्रिया, जब दिन चले हुए हैं नॉर्मल। अगर देश में इमरजेंसी है तो ध्वनि मत से पास हो सकता है। तो अब इमरजेंसी तो थी नहीं, लेकिन इमरजेंसी ला दी गई है ना। अब कमाल की बात एक चीज और देखिए, ध्वनि मत से पास होने के लिए एक कंडीशन का होना जरूरी है, जिसका आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कंडीशन क्या है? यदि लोकसभा छोड़ दो, सदन के, यदि सदन के मेंबर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे हैं तो वोटिंग नहीं हो सकती। ये सेकंड है, मतलब सेकंड प्रोसीजर में दूसरा रास्ता क्या है, जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो ऑर्डिनेंस के जरिए अध्यादेश ला करके सरकार सीधा सीधा कह देगी कि ये अध्यादेश है, इसके ऊपर सीधा वोटिंग करनी है, अपने को बहस का समय नहीं है अपने पास। तो वो लिखित में दे दिया, फटाफट करो, और उसमें बहस नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, केवल वोटिंग होगी। वोटिंग भी फटाक हो जाएगी। लेकिन यदि सदन का मेंबर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा है तो वोटिंग भी नहीं हो सकती। ये नियम है प्रोसीजर में। फिर ध्वनि मत ही चलेगा। अभी अपनी कुर्सी पर ना बैठा हो तो सरकार ने कहा भाई कोरोना आया हुआ है और हमको कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी है, तो एक कुर्सी से अगली कुर्सी पर बंदा नहीं बैठा होना चाहिए, एक कुर्सी छोड़कर बंदा बैठना है। तो प्रधानमंत्री की पहली कुर्सी होती है, गृह मंत्री की दूसरी कुर्सी होती है, इस तरीके से जो हायरार्की में होती हैं वो कुर्सियां एक एक छोड़कर। तो सिर्फ प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठा है, गृह मंत्री 2 नंबर पर बैठने की बजाय 3 नंबर पर बैठा है, और जो 3 पर बैठा था वो 5 पर बैठा है, जो 4 पर बैठा था वो 7 पर बैठा है। इसलिए अपनी कुर्सी पर कोई भी सदन का मेंबर नहीं बैठा है तो वहां वोटिंग हो ही नहीं सकती है। और जब वोटिंग नहीं हो सकती तो ध्वनि मत है। और हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रेसिडेंट बनाए गए, जो अध्यक्ष बनाए गए, जो उनको स्पीकर बनाए गए, वो स्पीकर के कान इतने शानदार हैं, हाना हाना के 1 सेकंड के अंदर वो पहचान लेते हैं कि कितनों ने हाँ कही, कितनों ने ना, और बिल पास। ये सारे कानूनों की कार्रवाई देखो जरा, एक बार पीछे मुड़ के जाओ तो देखो, तो बिल पास किया और ये बिल है, ये फटाफट है, 5 मिनट के अंदर वोटिंग शुरू। नहीं हाँ नहीं पास। क्योंकि कान पे वो लगा के रखते हैं, मैंने सुना ज्यादा लोगों ने हाँ बोली है तो पास। इधर ऐसे ही राज्यसभा में पास, और राष्ट्रपति तो पास है ही। राष्ट्रपति तो औकाती क्या है अपने यहाँ, है ना, क्योंकि इसीलिए तो कठपुतली बिठाई जाती है ना।
आदमी वहां बैठा ही नहीं होता बेचारा। राष्ट्रपति तो ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं किस लिए बिठाए हैं। अच्छा जी, अब जितने कानून, ये जबरदस्ती वाले कानून है, ये सारे कानून उसी दौर में बने जिस दौर में आप लड़ाई लड़ रहे थे, इधर मास्क और वैक्सीनेशन वाली, उधर वो लड़ रहे थे अगली बार लपेटने वाली। 2 साल में इन्होंने ट्रायल किया कि अगर मजदूर शहर से गांव की तरफ जाएंगे तो क्या करेगी जनता। जनता क्या कर रही है, उनको खिलाने के लिए भंडारे चला रही है। इसका मतलब इनके पास अभी अनाज बचा हुआ है। मानवता बचानी नहीं है ना उनको। दूसरा फायदा क्या हुआ ट्रायल का उसका, अब मान लो किसी बड़ी कंपनी में, ऑटोमोबाइल कंपनी में या दूसरी कंपनी में शहर के अंदर मजदूर काम कर रहे थे गांव वाले, और अचानक से लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लगने के बाद में उन लोगों को, अब यार कोई कार बनाने वाली कंपनी है, फॉर एग्जांपल मारुति है, होंडा है, यहां पर गाड़ियां बनती हैं। अब उन गाड़ियों के लिए ऑटोमेटिक सब कुछ आ चुका है। मतलब चाहे कोई पैकिंग का सामान हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, अब उनको असेंबल करने के लिए आदमी की जरूरत नहीं है। पता है ना ये बात है। ऑटोमेटिक रोबोट उठा के उसको डाल देगा, पिघला देगा, फिर उसको सांचे में डाल देगा, फिर सांचे से, फिर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ वो हर काम को रोबोट कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। आदमी की जरूरत नहीं है। अगर वो कंपनी कहती है कि मैं इतने आदमियों को नौकरी से निकाल रहे हैं हम लोग, तो भाई साहब बगावत हो जाएगी पूरे देश के अंदर, हर फैक्ट्री के अंदर। नहीं हो जाएगी तो फिर बता दो ना कि अपने आप छोड़ के भाग रहे हैं शहर को, नहीं। और वो उन कंपनियों से अपने आप अपने गांव की तरफ दौड़ चले। उनका जीना शहर में मुश्किल हो गया, वो सब गांव पहुंच गए। जब पहुंच गए, उधर से रोबोट ने अपना काम, आपने देखा गाड़ियां वैसे ही बन रही थी, वो तो नहीं रुकी ना एक भी, ना गाड़ियों की बिक्री रुकी, ना कोई और मैन्युफैक्चरिंग रुकी, सब कुछ वैसे ही बन रहा था। क्योंकि आदमी को बीमारी हो सकती है, इसलिए रोबोट्स को डाल दिया गया है, इसलिए मशीनें अब ऑटोमेटिक आ गई हैं, इसलिए अब रोजगार नहीं होगा, इसलिए अब वापस आओगे तो जो 50,000 में नौकरी करता था अब वो भीख मांग रहा है। कोई 20,000 ही दे दे, कोई 25,000 ही दे दे, कोई 30 दे दे, और कुछ नहीं तो 15 ही दे दे, कम से कम इतनी किस्तें चल रही हैं। वो किस्तें तो दे देंगे, लेकिन अब काम है ही नहीं, क्योंकि हर इंडस्ट्री में से 90% कर्मचारियों की छटनी हो चुकी है और चुपचाप कर दी गई। इसीलिए वही 90% कर्मचारी जिन्होंने अपनी पुरानी आमदनी के हिसाब से अपने खर्चे बना लिए थे, और उन्होंने अपना घर ले लिए थे, किसी ने गाड़ी ले ली थी, किसी ने अपने दूसरे खर्चे बढ़ा लिए थे, क्रेडिट कार्ड्स यूज कर लिए थे, अब जैसे ही लॉकडाउन लगा, उस 2 साल में जो हालात बदले, उसके बाद उनकी पे करने की कैपेसिटी हो गई 0, और ज्यादातर लोग हो गए बर्बाद। और अब वो कर्जे की दलदल में धंसते ही जा रहे हैं, धंसते ही जा रहे हैं। मिनिमम बैलेंस दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं उससे कई गुना बढ़ रहा है, और कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। यही जो कानून मैं आपको बता रहा था, पेंडेमिक एक्ट जिसकी बात कर रहा था, नया हेल्थ बिल और पेंडेमिक ट्रीटी, इसी कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपका टेस्ट तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आपकी मर्जी के बिना आपका इलाज भी कर सकते हैं। अब उनकी मर्जी है, वो आपका इलाज करना चाहते हैं या पक्का इलाज करना चाहते हैं, वो तो उनके ऊपर है ना भाई। मान लो बलारा को देखा उन्होंने, या उन्होंने देखा कि यार ये संजीव या करे जी नरेंद्र ये कुछ ज्यादा ही विनायक ये ज्यादा उछल रहा है, ये कह रहा है कि कुछ नहीं होता है, गाड़ी के पीछे लिखवा के रखता है कि ये षड्यंत्र है, अच्छा चल तेरा इलाज करते हैं, आजा। ये बड़े उछल रहे हैं, क्यों? तो भाई बीमारी फैला सकता है यार बंदा, सारे देश को बीमार कर सकता है ये, तो इसको जबरदस्ती उठा सकता है, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर सकता है, उसका कोई भी टेस्ट कर सकता है, और उसका इलाज भी कर सकता है। इलाज का मतलब आप समझते ही हो। तो अब की बार अगर पुलिस किसी को लेके जाती है तो उसका पक्का इलाज करने का पूरा मौका उनके पास है। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप लोग देश के लिए हितकारी नहीं हो और खतरनाक साबित हो सकते हो, और आप कहते हो कि मैं इस देश के अंदर
फ्री नागरिक के तौर पर रहना चाहता हूं, तो आपके ही समाज के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे मीडिया की मदद से कि आपका पड़ोसी ही आपको मारने के लिए तत्पर हो जाएगा। और इसके लिए उन्होंने अपना सैंपल दे दिया है। एक सीरीज है नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसका नाम है स्वीट टूथ, मीठा दांत अगर उसको हिंदी में बोला जाए तो, स्वीट टूथ। देखिए, मैं ये इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं इस बात के बारे में कि ये लोग कोई भी काम चोरी छुपे नहीं करते हैं। पहली बात ये बताकर करते हैं, और दूसरी बात ये दिखाकर करते हैं कि हम कैसा करने वाले हैं। और हम जैसे लोग जो इन बातों को पहले ही बता देते हैं, उन बातों को काउंटर करने के लिए आप ही के समाज में लोग बैठे मिलेंगे, अरे ये कौन बता रहा है, ये तो यार फिल्मी बातें करता है, ये तो उस फलानी फिल्म में जिक्र है इस बात का। तो लेकिन आपने देखा ही नहीं कभी। अभी जो इजराइल में और बामास में हो रहा है, जो वहां हो रहा है ना, उनके लिए बकायदा पूरी वीडियोग्राफी के लिए पूरी वो हुई है, शूटिंग हुई है बकायदा। जैसे असली फिल्मों में होता है ना शूटिंग, मतलब वो दर्दनाक हादसे, लोग मरे हुए, बाजू टूटे हुए, वो सब फिल्म, वो सारी फिल्में हैं। बम गिराए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है। अभी इधर से रशिया यूक्रेन चला, 2 साल से चल रहा है, तो 2 साल में टेस्टिंग हो गया कौन रशिया की तरफ है, कौन यूक्रेन की तरफ है। फिर अभी इजराइल और फिलिस्तीन चला, इजराइल की तरफ कौन है, फिलिस्तीन। और अपने देश की तो कमाल ही कहानी है भाई, पता है आपको, अपने देश में प्रधानमंत्री इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, वी सपोर्ट इजराइल, यानी बीजेपी का पूरा विंग इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। और विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी करी कि वी आर विद फिलिस्तीन है। और हम आपको कब से बोल रहे हैं इजराइल आ रहा है, इजराइल आ रहा है। बता था ना मैं आपको, ये इजराइल को तो पुणे वाली मीटिंग में, पिछले वाली मीटिंग में जब ऑडिटोरियम में थे, मैंने वहां भी बोला था ना ये लाइन। अब उस टाइम तो इजराइल की इसकी लड़ाई का कोई जिक्र नहीं था, ना कोई चर्चा थी, ना कोई बात थी, ना कोई मीडिया में कुछ था। और मैं आपको बता रहा था आ रहा है इजराइल, और आने वाले टाइम में ऐसे हालात होंगे कि देश की मीडिया के अंदर हैशटैग चलेगा वी सपोर्ट इजराइल, क्योंकि इजराइल लाना है उनको। ये सारा गेम इजराइल का है। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट चलेंगे आपकी सब्जियों में, आपके बीजों में, आपके जोड़ सफाई में, आपके गांव की सफाई में, आपके कानून व्यवस्था में, आपके युद्ध हथियारों में, आपके मंत्रालयों के अंदर, क्योंकि आपके हर मंत्रालय के अंदर इजराइल बैठा हुआ है भाई साहब, हर मंत्रालय में। तो जैसे अनिल माधव दवे का नाम आपने किस किसने सुना है? अनिल माधव दवे पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे। वो जब बनते हैं वहां मिनिस्टर, स्टेट में, जो सेंटर में जाकर के, केंद्रीय मंत्रालय में जाकर के, और जब जीएमओ की फाइल उनके पास आती है और किसान जब अपने रिप्रेजेंटेशन दे रहे, वो सिग्नेचर करने ही वाले थे अगले दिन। पहले दिन किसान जाकर के, किसान संगठनों ने बता दिया कि जीएमओ कितना खतरनाक है हर आदमी के लिए, जो भी इसको खाता है, उगाता है, जमीन के लिए भी और खाने वाले के लिए भी। तो उसने बोला कि चल ठीक है, मैं 1-2 साल जो है इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, और फिर उसके बाद मैं देखता हूं इसको पास करना है कि नहीं करना है। अब यहां दिक्कत क्या है, अपने यहां पर जनता अवेयर नहीं है, इस वजह से क्या करते हैं, जो चीज इंप्लीमेंट करनी होती है ना, उसका सैंपल पहले आ चुका होता है। मतलब जीएमओ को अप्रूवल मिली नहीं है, लेकिन समाज में जीएमओ वाले बीच चल रहे हैं धड़ाधड़ से, और उनको अप्रूवल चाहिए उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो वो अप्रूवल अर्जेंट में चाहिए, क्योंकि समाज को पता चल रहा है कि जीएमओ मटेरियल आ चुका है। भाई साहब, अनिल माधव दवे ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया फाइल के ऊपर। उस रात वो जब सोए तो सुबह उठे नहीं, बाथरूम में डेड बॉडी ही मिली, और पूरी बॉडी नीली हो चुकी थी, जैसे राजीव भाई की हो चुकी थी। और वो सिग्नेचर फिर करने के लिए फिर क्या हुआ मालूम है, फिर जो बीज कंपनियों का आदमी फिर बैकडोर से एंट्री करके आता है यूपीएससी के जरिए, वहां से इस्तीफा देता है डायरेक्टर पद से, फिर वो मंत्रालय में आता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर, फिर वो आके सिग्नेचर करता है फाइल में पर्यावरण मंत्रालय में, फिर वहां से इस्तीफा देकर के वापस जाके कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है। पता है ये बात आपको? ये बैकडोर एंट्री इसलिए चालू की गई ना यूपीएससी के एग्जाम में, आर्मी में। अभी देखो ना, अपने देश की आर्मी को सुव्यवस्थित रखने के लिए एक नया पद बना जिसका नाम दिया सीडीएस, और
रावत साहब को वहां बिठाया गया। रावत साहब बने सीडीएस, पहले सीडीएस, और कमाल की बात आखिरी सीडीएस नहीं, क्योंकि उस दौरान 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बेची गई। जो अपने हथियार हम खुद बनाते थे, गोला बारूद भारत की आर्मी बनाती थी, उन सबको बेच के प्राइवेटाइज कर दिया गया। उसके बाद आर्मी में बैकडोर एंट्री चालू करी अग्निवीर के नाम पर, वो स्कीम थी। और अफसरों के लिए बैकडोर एंट्री जैसे यूपीएससी में आईएएस अफसरों के लिए थी, वैसे ही एंट्री आर्मी में चालू की गई। उसका विरोध कर्नल रावत ने कर दिया था, जनरल रावत ने। और जब उन्होंने, विपिन रावत साहब ने जब उसका विरोध किया और जब उनको पता चला कि अभी आर्मी बहुत खतरे में है, उन्होंने मेरे ख्याल से एक बयान भी दिया था कि बायो वेपन के तैयार हो रहे हैं और आप बच के रहना। भाई साहब, रशिया का राष्ट्रपति इस देश में आता है, यहां बैठ करके चर्चा करता है। रशियन राष्ट्रपति के वापस रशिया पहुंचने से पहले रावत साहब का हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो चुका था, और जो ब्लैक बॉक्स के अंदर सारी जानकारी होती है कि वह हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा, कैसे खत्म हुआ, उसकी कोई भी जानकारी आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। यानी जो भी इसके ऊपर बोलेगा उसका पक्का इलाज करना है नहीं, और उस इलाज के लिए पेंडेमिक ट्रीटी और हेल्थ बिल ले आए हैं। क्योंकि आपको हर रोज तो पुलवामा नहीं करवा सकते ना भाई, हर रोज कैसे करेंगे? रोज यार 9/11 का भी पर्दाफाश हो गया, ताज कॉरिडोर में जो अटैक हुआ वो भी पता चल गया, ये भी इन्हीं के षड्यंत्र था, कोई आतंकवादी हमला नहीं था। जितने आतंकी हमले हो रहे हैं सारे या तो स्टेट में बैठी पार्टी कर रही है, सेंटर या मतलब सरकार में बैठी पार्टी कर रही है, या विपक्षी दल कर रहा है। कहने का मतलब है कि वो वहीं से चल रहा है, फिलिस्तीन से ही। जितने आतंकी हमले पूरी दुनिया में होते हैं सबके सब स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, या तो उसको स्टेट करता है, या सेंटर करता है, या ऊपर वाली डीप स्टेट करती है, इसीलिए स्टेट स्पॉन्सर्ड बोलते हैं उसको हम लोग। डीप स्टेट मतलब जो ये लोग बैठे हैं, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, जिसको हम लोग ये यहूदी बोलते हैं। मतलब आपके गांव, आपके शहर में दंगा हो रहा है, वो भी यही लोग करवाते हैं। कोई भी फॉल्स फ्लैग है वो यही सेम होता है, और जो बोलता है उसको